हेलो। नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में पूरी तरीके से मशगूल और मस्त होंगे। वॉरियर बैच क्लास नाइन्थ के लिए जो है अपना वॉरियर बैच, उसकी आज ये सेकेंड क्लास है। कौन सी क्लास है? सेकेंड क्लास है। मैं उम्मीद करता हूँ आप फर्स्ट क्लास देखकर यहाँ पर पहुंचे होंगे, ठीक है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्यारे दोस्त, कि आप पहले जो वीडियो देखते हो तो ऐसे नहीं वीडियो देख लिया हो गया, आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है। कॉपी और पेन लेकर बैठना है, ठीक है। और आपको क्या करना है? नोट बनाने हैं, ठीक है। नोट बनाने हैं। याद रखना, पहली बार में नोट्स मत बनाना, पहली बार आप इसे देखना। अगली बार इसे क्या करोगे? नोट्स बनाओगे, या मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, आप उससे नोट्स बनाओगे, ठीक है। आपको यहाँ पर जितने भी नोट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे मैं जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो इन्फोग्राफिक स्टाइल में है, ठीक है। इन्फोग्राफिक स्टाइल में है, ठीक है। उसे आप बिना वीडियो देखे नोट्स नहीं बना पाओगे, ठीक है। इसीलिए प्लीज आप वीडियो को देखोगे, उसके बाद आप क्या करोगे? इसका नोट्स बनाओगे, ठीक है। तो अब हम कल कहाँ तक पढ़ चुके थे वो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। कल मैं आपको पदार्थ की तीन जो अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। इसकी आकृति और आयतन कैसी होती है, इसकी आकृति आयतन कैसी होती है, इसकी आकृति और आयतन कैसी, ठोस का क्या होता है? आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। इसका क्या क्या होता है? आयतन अनिश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित होता है। इसका दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है, ठीक है। ठोस का ठोस का घनत्व क्या था? ज्यादा था। इसका घनत्व क्या था? उससे कम था। इसका घनत्व क्या था? उससे कम था। गतिज ऊर्जा सबसे कम इसका था, उससे ज्यादा थोड़ा इसका था, उससे ज्यादा, सॉरी, सबसे ज्यादा इसका था, ठीक है। गैस का सबसे ज्यादा था, ठीक है। ऐसे इसमें क्या बहाव का गुण नहीं पाया जाता, इसमें बहाव का गुण पाया जाता है ना। ये सब हमने क्या किया था? पढ़ा था, ठीक है। विसरण होने की प्रक्रिया इसमें इसमें ना ही नहीं पाई जाती है ना, इसमें पाई जाती है। और इसमें बहुत सबसे अधिक इसमें विसरण की प्रक्रिया पाई जाती है। इसी सब पॉइंट हम आपकी के साथ डिस्कस किए थे। इसके ऊपर मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस किया था, ठीक है। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, आज हम जानेंगे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। क्या जानने हैं? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, मतलब पदार्थ कैसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलते हैं। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूँ। यहाँ पे हमने लिख दिया ठोस, यहाँ पे क्या लिखा हमने? ठोस। यहाँ पे हमने लिख दिया द्रव, और यहाँ पे हमने क्या लिखा? गैस। ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। आप देखो, एक बात बताओ हमें कि ठोस, आपने ठोस ठोस बर्फ आपने देखा है? मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ बर्फ, ठीक है। बर्फ क्या लेता हूँ मैं? बर्फ। मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ बर्फ, आपको नोट करनी है ये भी। बर्फ, आप खुद बताओ, जब आप बर्फ लेते हो, बर्फ क्या होती है? थोड़ी देर के बाद वो पानी में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है मेरे भाई? पानी में बदल जाती है, ठीक है। ठोस द्रव में बदल जाता है, ठीक है। और वही द्रव फिर किसमें चला जाता है? गैस में बदल जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? मैं फिर से समझाता हूँ। ठोस को जैसे ही आप गर्म करोगे, ठोस को आप जैसे ही गर्म करोगे तो वो क्या बन जाते हैं मेरे भाई? द्रव बन जाते हैं। और द्रव को आप जैसे ही गर्म गर्म करोगे वो क्या होते हैं? गैस बन के वातावरण में चले जाते हैं, ठीक है। आप ये पॉइंट मेरा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठोस से द्रव, द्रव से गैस कैसे बनते हैं? तापमान बढ़ाकर, तापमान में परिवर्तन करके ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं एक बात बताता हूँ पहले, ठीक है। ये जो अवस्था परिवर्तन कर सकते हो आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला, ताप में परिवर्तन करके, ताप में परि परिवर्तन, परिवर्तन, ताप में परिवर्तन करके, ठीक है। और दूसरा, आप दाब में परिवर्तन करके, दाब में परिवर्तन करके। पहला आप क्या कर सकते हो? पहला आप ताप में परिवर्तन करके कर सकते हो, दूसरा आप दाब में परिवर्तन करके ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ताप में परिवर्तन करके, किसमें परिवर्तन करके? ताप में परिवर्तन करके किस तरीके से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदली जा सकती है, ठीक है। तो आप इसे मेरे भाई, ये जो स्लाइड है, आप इसे बहुत इत्मीनान के साथ देखोगे, ठीक है। चलो, मैं इसे पहले रफ कर देता हूँ, एक मिनट, ठीक है। देखो, मैं बताता क्या हूँ, आप चीजों को पहले बहुत अच्छाई के साथ समझो, उसके बाद आप इसे नोट डाउन करोगे, ठीक है। चलो, अब हम आगे आपको बढ़ाते हैं। चलो, दिखाता हूं मैं एक बात आपको। एक बात बताओ, यहाँ पे हमने लिखा ठोस, यहाँ पे हमने क्या लिखा? यहाँ पे हमने लिखा ठोस, यहाँ पे हमने दे दिया द्रव, और यहाँ पे हमने ले लिया गैस, ठीक है। देखो, मैं कुछ कुछ बातें बताता हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो, द्रव से ठोस बनना, द्रव से क्या बनना? ध्यान से सुनेंगे। द्रव से ठोस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है मेरे भाई? जमना कहलाता है। क्या कहलाता है? जमना कहलाता है। क्या कहोगे? द्रव से ठोस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? जमना कहलाता है। और ठोस से द्रव का बनना क्या कहलाता है? संलयन या फ्यूजन कहलाता है, ठीक है। ठोस से ठोस से द्रव बनना क्या कहलाता है? संलयन कहलाता है। और द्रव से ठोस बनना क्या कहलाता है मेरे भाई? जमना कहलाता है, ठीक है। अब देखो, ठोस से, एक मिनट,
ठोस से द्रव कर लिया और द्रव से अब हम क्या करते हैं, गैस बनाते हैं। ठीक है, देखो द्रव से जैसे ही गैस बनाओगे उसे हम क्या कहते हैं, द्रव का गैस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। द्रव का वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण वाष्पीकरण कहलाता है। और गैस का द्रव के रूप में परिणत होना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। हमारे साथ याद करेंगे मेरे भाई, ठीक है, इसलिए मैं इत्मीनान से कर रहा हूँ। ठीक है, द्रव का द्रव का गैस के रूप में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। और गैस का द्रव के रूप में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। ठीक है, देखो अब और एक बात और जाननी है आपको। ठीक है, अब क्या करते हैं, ठोस से सीधा गैस बनना है ना। ठोस को गर्म करने पर बिना द्रव में परिवर्तित हुए गैस बन जाना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक है, ठोस का ठोस का गर्म करने पर बिना द्रव में परिवर्तित हुए गैस में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, और गैस को ठंडा करने पर सीधा ठोस में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई, निक्षेपण कहलाता है। ठीक है, इसमें जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स आपको कंप्लीट हमने करवा दिए। ठीक है, लेकिन आप इसमें जो हमने किया है वो किसके आधार पर किया है, ताप के आधार पर, ताप में परिवर्तन करके हम ये सारे कुछ किए। ठीक है, हम ताप के ये जो हमने किया, जितने भी परिभाषा हमने कहे आपको, मैं उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही होगी तो पॉज करके आप इसे अपने फेयर में सब कुछ की परिभाषा लिखोगे। ठीक है, और ये बात आपने ध्यान दिया कि ठोस को हम जब गर्म करते हैं तो वो द्रव बन जाता है, और द्रव को हम जैसे ही गर्म करते हैं तो वो किसमें बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। ठीक है, तो अगर आपने कभी, अगर मैं एक एग्जांपल आपको समझाऊं, अगर आपने कभी पानी तो लिया है, पानी जब देखते हो, जब पानी क्या होता है, जब जैसे ही पानी को आप क्या करते हो, आग पे डालते हो, आग पे जैसे ही पानी को आप चढ़ाते हो ना, पानी को किस पे चढ़ाते हो, आग पे चढ़ाते हो, तो क्या देखते हो, वो धीरे धीरे क्या होती है, वाष्प बन के उड़ने लगती है, वाष्प बन के क्या होने लगती है, उड़ने लगती है। आपने इसे उष्मा दिया ना, उसके बाद ही ना ऐसा हुआ है। आपने इसे उष्मा दिया, उसके बाद ही तो ये वाष्प बनकर उड़ रही है। तो ऐसे ही जब आप ठोस में उष्मा दोगे तो वो क्या बन जाएगी, द्रव बन जाएगी, और द्रव को जैसे ही आप उष्मा दोगे तो वो क्या बन जाएगी, गैस बन जाएगी। ठीक है, और गैस को जैसे ही आप ठंडा करोगे तो फिर वो द्रव बन जाएगी, और द्रव को जैसे ही आप ठंडा करोगे फिर से वो क्या बन जाएगी, ठोस बन जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, इस स्लाइड पे हमने पीछे जितने भी आपने देखा, जो मैंने आपसे डिस्कस किया, उनके सब कुछ की परिभाषा यहाँ पे शॉर्ट में मतलब लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे संलयन किसे कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो उसे संलयन या गलनांक कहते हैं। याद रखना, संलयन को ही क्या कहते हैं मेरे भाई, गलनांक कहते हैं। ठीक है, संलयन को ही हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में लिखा है, मैं बर्फ का पिघल के क्या होना, जल बनना। जमना किसे कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, जमना या हिमीकरण कहते हैं। ठीक है, हिमीकरण, जमना या हिमीकरण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण, जल का जमकर बर्फ बनना। वाष्पीकरण किसे कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस या वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए, जल का उबलकर भाप में बदलना। संघनन किसे कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो उसे क्या कहते हैं, संलयन कहते हैं, संघनन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, वायुमंडल की जलवाष्प का ठंडी होकर ओस की बूंद में बदलना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर याद रखेंगे। निक्षेपण हमने आपको बताया, वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गैस अवस्था से बिना द्रव बने सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाना उसे क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। पीछे हमने सब कुछ समझा दिया। ठीक है, एग्जाम्पल, अत्यधिक ठंड में वायु की नमी सीधे पाते के रूप में जमता है ना, बर्फ के रूप में जम जाते हैं। ठीक है, बर्फ के रूप में जम जाते हैं। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर हमने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम यहाँ पे एक बार ऊर्ध्वपातन के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, उत्पादन किसे कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प बन जाता है उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे है, ठंडा करने पर वाष्प सीधे ठोस बन जाता है, वाष्प क्या बन जाता है, सीधे ठोस बन जाता है। चलो ठीक है, ऊर्ध्वपातन में क्या जाना आपने, ऊर्ध्वपातन में ये जाना कि ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वो द्रव नहीं बनती, सीधा किसमें बदल जाती है, वाष्प बन जाती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। लेकिन ये बात भी आप ध्यान रखना कि अगर आप इस वाष्प को ठंडा करते हो ना, वो सीधा क्या होती है, सीधा ठोस भी बन जाती है। ये बात भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, इसमें है क्या, ड्राई CO2 एग्जाम्पल है ये इसका, ड्राई CO2। ठीक है, मैं एग्जाम्पल और बताता हूँ। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, कपूर है ना, कपूर, अमोनियम क्लोराइड जिसका सूत्र होता है NH4Cr, आयोडीन, नेफ्थलीन और शुष्क बर्फ जिसे क्या बोलते हैं, ड्राई CO2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ उत्पादन तक आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे मेरे भाई। ठीक है, आपको एक एक पॉइंट ध्यान पूर्वक सुनने हैं हमारे,
जो लगे आपको नोट्स करना है, आप उसे नोट्स करोगे, ठीक है? अगर आपको पहले आप खुद का फेयर बनाओगे, उसके बाद मैं आपको इसका पूरा नोट्स दे दूँगा ताकि फिर उसे आपको समझने में, रिवीजन करने में आसानी होगी, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आपने पीछे जो पढ़ा है, वो क्या था? वो था हमारे कि ताप के आधार पर ताप बढ़ाकर या ताप घटाकर आप अवस्था में कैसे परिवर्तित कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, दाब में परिवर्तन करके अवस्था आप कैसे बदल सकते हो, है ना? दाब में परिवर्तित करके अवस्था आप कैसे बदल सकते हो, ठीक है? अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मैंने ये कहा मैंने ये कहा कि इस ये जो मेरा एक कंटेनर है, ये जो है मेरा ना, इसमें हमने क्या है, ये गैस है। क्या है मेरे भाई? ये गैस है। देखो गैसीकण क्या है? दूर-दूर है, ठीक है? गैसीकण क्या है? दूर-दूर है कि नहीं है? तो देखो, ये जो पिस्टन है, इसे हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो देखो गैसीकण क्या आ गए? पास आ गए कि नहीं आ गए? इसे हम और प्रेस करते हैं, तो क्या आ रहा है? और पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ये जो है, ये हमारा है, आप ऐसे ही लिख लोगे, ये गैस है और ये क्या है मेरे भाई? द्रव है और ये क्या है मेरे भाई? ठोस है। ये क्या है? ठोस है। दाब बढ़ाकर, दाब जैसे ही बढ़ाओगे, गैस पे जैसे ही आप दाब बढ़ाओगे, वो क्या बन जाएगी मेरे भाई? द्रव बन जाएगी, ठीक है? द्रव पे और अधिक दाब लगाओगे और अधिक दाब डालोगे, तो वो क्या बन जाएगी मेरे भाई? ठोस बन जाएगी, ठीक है? तो दाब दाब बढ़ाकर या घटाकर आप क्या कर सकते हो? अवस्था परिवर्तन कर सकते हो। यहाँ आपने देखा कि गैस जो है, उसे हम दाब दिया गैस पर, तो वो क्या बन गई? द्रव बन गई और द्रव पर जैसे ही हमने दाब बढ़ाया, तो वो किस में परिवर्तित हो गई? ठोस में परिवर्तित हो गई, ठीक है? तो यहाँ पर आप ध्यान देना, मैं यहाँ पे एक बात लिखा हूँ, इससे रिलेटेड मैं कुछ बातें लिखा हूँ। तापमान घटना, तापमान घटाना प्लस दाब बढ़ाना। आपको क्या करना है? तापमान को घटाना है, तापमान को क्या करना है? घटाना है और दाब बढ़ाना है। ये जो दाब है, ये वाली जो दाब है हमारी, इसको क्या करना है? बढ़ाना है। तो गैस क्या हो जाता है? द्रवीकरण हो जाता है। गैस से क्या हो जाता है? द्रवीकरण हो जाता है, मतलब गैस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। मतलब तापमान घटा दो और दाब क्या करो मेरे भाई? बढ़ा दो। तापमान घटा दो और दाब को बढ़ा दो, तो क्या होते हैं? गैस जो है द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में आप रखोगे शुष्क शुष्क बर्फ, एग्जाम्पल ये भी याद रखोगे, ठीक है? अन्य एग्जाम्पल में समझाता हूँ जिससे आप अपने घर से रिलेट कर पाओगे। एलपीजी सिलेंडर, है ना? एलपीजी सिलेंडर, ठीक है? देखो एलपीजी सिलेंडर जो होता है अपना, उसमें जो है ना, क्या रहता है ना, एलपीजी गैस जो होती है ना हमारी, ये अगर सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक है? तो इसमें क्या रहता है? गैस रहता है, पहले गैस, और इसे क्या करते हैं? इस पे दाब बढ़ाकर हम क्या करते हैं? इसे द्रव के रूप में फॉर्मेट कर देते हैं। द्रव में क्या करते हैं मेरे भाई? द्रव में क्या करते हैं? इसे द्रव में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है? और आपको पता होगा, अगर आपने गैस देखा है, ठीक है? अगर आपने गैस देखा है, आपने देखा क्या होगा? गैस गैस का रेगुलेटर यहाँ पे क्या होता है? रेगुलेटर लगा होता है। रेगुलेटर जैसे ही आप ऑन करते हो, रेगुलेटर आप जैसे ही क्या करते हो? ऑन करते हो, तो क्या होता है? इसका दाब कम हो जाता है। ये जो द्रव है, इसका दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो द्रव का दाब जैसे ही कम हो जाता है, तो फिर वो क्या बनने लगती है? गैस बनने लगती है, ठीक है? एक बार मैं फिर से इस कंसेप्ट को मैं फिर से समझाता हूँ, ठीक है? इस कंसेप्ट को मैं एक बार फिर से आपको क्या करता हूँ? एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? आपको मैंने क्या बताया कि सिलेंडर जो होता है अपना, उसमें क्या रहता है? गैस रहता है। गैस पर दाब बढ़ाकर क्या करते हैं हम उसे? उसे हम क्या करते हैं? द्रव के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है? द्रव के रूप में क्या करते हैं मेरे भाई? परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है? अब जैसे ही यहाँ पे आप बताओ, सिलेंडर में क्या होता है? रेगुलेटर लगा होता है। जैसे ही आप रेगुलेटर ऑन करते हो, तो ये क्या होती है? पाइप के द्वारा क्या होती है? ये गैस के रूप में आपकी वो जो होता है ना, वो जो चूल्हा होता है जिसमें आप खाना पकाते हो, उस वहां तक क्या होती है? पहुंच जाती है, ठीक है? आपने क्या किया? दाब बढ़ाकर द्रव में परिवर्तित किया और जैसे ही रेगुलेटर ऑन करेंगे, तो दाब क्या होगा? इसका दाब घट जाएगा। इसका मेरे भाई, इसका क्या होगा? दाब घट जाएगा। दाब घटेगा तो वैसे भी क्या हो जाएगा? ये द्रव में, सॉरी, ये गैस में परिवर्तित होकर पाइप्स के माध्यम से निकलने लगेगा, ठीक है? उम्मीद करता हूं आप यहां तक बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, ठीक है? अब मैं आगे लेकर चलता हूं आपको, ठीक है? अब देखो, अब मैं तापमान का प्रभाव, जिसमें आपको जानने हैं गलनांक एवं क्वथनांक, ठीक है? आपने वो क्या जानना है? गलनांक किसे कहते हैं और क्वथनांक किसे कहते हैं, ठीक है? देखो गलनांक किसे कहते हैं, वो सुनो पहले। मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर ठोस पिघलकर क्या बन जाता है? द्रव बन जाता है। वह ताप जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। फिर सुनेंगे, वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ चीजें, ठीक है? देखो, यहाँ बताओ, ये जो है इसमें क्या है? बर्फ है कि नहीं है? इसमें क्या है मेरे भाई? ये बर्फ है ना? बर्फ है, ठीक है? बताओ, बर्फ के नीचे मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे आग दे देता हूँ, ठीक है? आग, यहाँ पे मैं क्या किया? यहाँ पर हमने आग जला दिया, ठीक है? हमने आग, मतलब इसे हम क्या दे रहे हैं? ताप दे रहे हैं, इसे ताप दे रहे हैं, ठीक है? अभी बताओ, ये तो अभी ठोस अवस्था में है, अभी ठोस अवस्था में है ना?
ठीक है। आप इसे जैसे ही इसमें हिट दोगे, जिसे आप इसे हिट दोगे, तो ये क्या होगा, द्रव में परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्रव में परिवर्तित हो जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, द्रव में बनना स्टार्ट हो, ये ठोस जो है द्रव में मतलब पानी में, अगर बर्फ है तो किसमें बदल जाते हैं, वो पानी में बदल जाते हैं। तो ये क्या होंगे, ठोस जो है द्रव में बदलना प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप मेरे बात याद रखना, ये एक पॉइंट बहुत अच्छे से आप याद रखना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ जो होता है, बर्फ का गलनांक जो होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन, ये मतलब केल्विन। ठीक है, 200 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। ठीक है, अब एक बात आप याद रखना, जैसे आप इसे क्या करोगे, आप जैसे इसे आग दोगे, इसे आप ताप दोगे, तो क्या होगा, आप याद रखना, ये जो है बर्फ, ये जो मतलब ये जो पानी है, या सॉरी ये जो बर्फ है, ये तब तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका तापमान रहेगा जब तक कि ये पूरा का पूरा ठोस जो है, मतलब ये पूरा का पूरा बर्फ जो है पानी न बन जाए। पॉइंट याद रहेंगे आपको, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। गलनांक क्या होता है, वह ताप जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। कोई ऐसा तो ताप होगा ना जिस पर ठोस पिघलकर पूरा का पूरा क्या बन जाए, द्रव बन जाए, मतलब बर्फ पूरा का पूरा पिघल के पानी बन जाए। तो याद रखेंगे, वो जो ताप होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, याद रहेगा मेरा बात। ठीक है, तो लेकिन आप एक बात ध्यान रखना कि आप बताओगे कि सर मैंने जब इसे ताप दे रहा हूँ, जब मैं इसके नीचे आग दिया हूँ, जब ये आग जल रही है, तो इसका तो तापमान बढ़ना चाहिए, इसका तो तापमान क्या होना चाहिए मेरे भाई, इसका तो तापमान बढ़ना चाहिए, लेकिन इसका तापमान तो बढ़ नहीं रहा। इसका तापमान क्या हो रहा है, तापमान बढ़ तो नहीं रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं, अंतराण्विक आकर्षण बल होते हैं। तो वो जो है ना, उस आकर्षण बल को कमजोर करने में जो है ना, ये ताप जो देते हो आप, वो क्या होती है, खपत हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रहेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, द्रव्यनांक के बारे में उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ गए होंगे। अब मैं आपको क्वथनांक के बारे में बताता हूँ। ठीक है, क्वथनांक किसे कहते हैं, ठीक है, क्वथनांक किसे कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है। आपने पानी को देखा होगा घर में, पानी जब आप आग पे डालते हो तो क्या होते हैं, कुछ समय के पश्चात वो क्या होती है, धीरे 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 क्या होती है, उबलने लगती है। आप देखते देखते होंगे, ऐसे 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 उसमें बूंद, ऐसे अगर मान लिया ये पानी है तो ऐसे 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 अंदर से क्या लगते हैं, ऐसे ऐसे निकलते रहते हैं, बुलबुले टाइप के, है ना, निकलते हैं कि नहीं निकलते। ठीक है, लेकिन आप बताओ, वह जिस ताप पर द्रव उबलने लगता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो आपको पता, मैं बता दूं, द्रव मतलब पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होते हैं, पानी उबलने लगता है। ठीक है, देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसे कहोगे आप 373.15 केल्विन, 373.15 केल्विन, ये मतलब केल्विन, 373.15 केल्विन। ठीक है, याद रहेगा, याद रखना चाहिए आपको। जल का क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373.15 केल्विन, या 373.15 केल्विन। ठीक है, याद रहेगा। लेकिन आप बात मेरे दोस्त याद रखना कि आप जैसे ही, अगर मान लिया जाए ये है, इसके नीचे आप जैसे ही आग दे दी, जैसे आप इसके नीचे क्या कर दिए मेरे भाई, इसके इसके नीचे आपने लो दे दिया। ठीक है, तो आपको ये जो पानी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तब तक रहेगी जब तक कि ये पूरा का पूरा पानी वाष्प बनकर वायुमंडल में न चला जाए। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। एक फार्मूला आप याद रखोगे, केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में क्या फार्मूला होता है, केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में फार्मूला क्या होता है, याद रखेंगे आप। होता है, आप याद रखोगे, केल्विन, यहां लिख देता हूं, केल्विन बराबर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, 273.15। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या होता है, 200, केल्विन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, याद रहेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे लेके चलते हैं आपको। ठीक है, आगे आपको जानना है गुप्त उष्मा। ठीक है, गुप्त उष्मा, ठीक है, गुप्त उष्मा मतलब छिपी हुई उष्मा, क्या होती है, छिपी हुई उष्मा। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखो, गुप्त उष्मा दो तरह की होती है, कितने तरह की होती है मेरे भाई, दो तरह की होती है। पहला होता है द्रवन की गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और एक होता है वाष्पन की गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, ये क्या होते हैं मैं इसके बारे में आपको समझाता हूं। ठीक है, देखो, 1 केजी ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा क्या कहलाती है, द्रवन की गुप्त उष्मा कहलाती है। ठीक है, 1 केजी ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा क्या कहलाती है मेरे दोस्त, द्रवन की गुप्त उष्मा कहलाती है। और 1 केजी द्रव को गैस में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा को क्या कहते हैं, वाष्पन की गुप्त उष्मा कहते हैं। मैं समझाता हूं इन बातों को। आपने क्या किया, 1 केजी बर्फ ले लिया। ठीक है, आपने क्या किया, 1 केजी बर्फ ले लिया। ठीक है, और आपने इसे क्या किया मेरे दोस्त, आप इसे गर्म करना स्टार्ट किए। ठीक है, गर्म करना स्टार्ट किए। ठीक है, और आपको आपको 1 केजी बर्फ को पूरा का पूरा पानी, पूरा का पूरा जल बनाने में, जल बनाने में जितनी उष्मा खर्च होगी, वही क्या कहलाती है, द्रवन की गुप्त उष्मा कहलाती है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। ठीक है, बर्फ के लिए कितनी होती है, द्रवन की गुप्त उष्मा होती है
3.347 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, जूल पर केजी। देखो इसको इसको समझते हैं। आपने क्या किया, ये पूरा का पूरा पानी है, पानी है। आप इसे गर्म किया, हमने कहा 1 केजी बोलो या 1 लीटर पानी ले लिया, ठीक है। 1 केजी द्रव, कोई भी द्रव ले लिया, तो द्रव को गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा, आप जैसे इसे गर्म करोगे, आप जैसे इसे क्या करोगे, गर्म करोगे, तो गर्म करोगे तो आप क्या होगा, ये धीरे 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 वाष्प बन के उड़ने लगेगी, वाष्प बन के क्या होगी, उड़ने लगेगी ना। और ये वाष्प बन के उड़ने में, पूरा का पूरा वाष्प बन के उड़ने में इसे जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, मतलब जितनी ऊर्जा खपत होगी, वही क्या कहलाती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 22.59 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, ठीक है। उम्मीद करता हूं इन बातों को आप बहुत अच्छे वे में, बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। द्रवन की गुप्त उष्मा, वाष्पन की गुप्त उष्मा, सब कुछ समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो यहाँ पे आपने गुप्त उष्मा जो पढ़ा है, उससे रिलेटेड मैं कुछ और बातें आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको अच्छे लगे इसके लिए मैंने कुछ कुछ यहाँ पे डाल दिए हैं इमेज, है ना, इससे आपको घबराना है नहीं। तो देखो मैं यहाँ पे कुछ बातें लिखा हूँ, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, लिखा है तापमान स्थिर क्यों रहता है। को पीछे हमने बताया था कि आप बर्फ को जब गर्म करते हो तो हमेशा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रहती है। कब तक रहती है, जब तक कि पूरा का पूरा बर्फ पानी ना बन जाए। तो यहाँ पे हमने लिखा है अवस्था परिवर्तन के समय उष्मा कणों के बल को, मतलब कणों के कण के बल क्या, कौन सा बल पाया जाता है, अंतराण्विक आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च होता है ना, तापमान बढ़ाने में नहीं। मतलब ये जो ऊर्जा आप देते हो, जैसे किसी भी चीज को गर्म करते हो, जैसे बर्फ को आपने गर्म किया था तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहेगी वो। कब तक रहेगी वो, जब तक कि पूरा का पूरा पानी ना बन जाए, जब तक कि क्या हो, पूरा का पूरा पानी ना बन जाए। और पानी को गर्म करोगे तो कहाँ तक, कितने डिग्री पे वो उबलने लगती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने डिग्री पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होती है, वो उबलने लगती है। लेकिन कब तक वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहेगी, जब तक कि पूरा का पूरा पानी वाष्प बनकर वायुमंडल में ना चला जाए, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें और लिखे हैं, देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते पानी की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड भाप में अधिक उष्मा होती है, इसीलिए भाप से जलन अधिक होती है। तो याद रखेंगे, भाप, और आपसे पूछे भाप और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता हुआ जल कौन ज्यादा हानिकारक होगा, या जिससे किससे ज्यादा क्षति होगा, तो भाप से होगा। एक बार मैं बता दूं क्यों होगा, तो आप बताओ, आप जो यहाँ अगर मान लिया जाए, आप क्या कर रहे हो, अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इस पानी को क्या कर रहे हो, इसके बल को तोड़ने के लिए दे रहे हो, लेकिन ये जो बाष्प बन के उड़ रही है ना, ये बाष्प बन के उड़ रही है ना, इसका ये खुद का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, आप इसे, इसको तोड़ने में लगा रहे हो, ये इसके खुद के पास का 100 डिग्री है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सीधा सा बात है, बाष्प का जो होगा क्या होगा मेरे दोस्त, क्या होगा, वाष्प ज्यादा खतरनाक होगा, उसमें ज्यादा तापमान होगा, ठीक है। इन बातों को मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे मैं आपको बताता हूँ, 2 पॉइंट और आपको जानने हैं। एक वाष्पन, एक होता है वाष्पन, एक होता है क्वथन, ठीक है। वाष्पन और क्वथन, ठीक है। अब मैं समझा, लिखा है कि देखो पहले जो लिखा है वाष्पन और क्वथन, एक तरह से अंतर मैंने यहाँ पे लिखा, देखो स्वतः होने, वाष्पन क्या होती है, स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। ये क्या होती है, क्वथन क्या होती है, निश्चित ताप पर होती है, ठीक है, निश्चित ताप पर होती है, ठीक है। केवल सतह पर होती है, ये क्या होती है, केवल सतह पर होती है, या क्या होती है, संपूर्ण भाग में होती है, ठीक है। वाष्पन से क्या होता है, ठंडक उत्पन्न होती है ना, इसमें ठंडक उत्पन्न नहीं होती, ठंडक उत्पन्न नहीं होती है, या किसी भी ताप पर संभव है। वाष्पन क्या है, किसी भी ताप पर संभव है, लेकिन आप याद रखेंगे, क्वथन किसी ताप पर संभव नहीं है। क्वथन मतलब होता है, सीधा सा याद रखो, वाष्प बनना, जिस ताप पर कोई चीज क्या होती है, वाष्प में बदल जाती है। जैसे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, पानी वाष्प बनकर उड़ने लगता है, तो ये उसकी क्या क्या हो गई, क्वथन हो गई, है ना, क्वथन हो गई, बॉइलिंग पॉइंट हो गई उसकी, ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको कि देखो वाष्पन जो है ना, वाष्पन का एक बार परिभाषा आप लिख लोगे, वाष्पन का परिभाषा ये ऐसा लिखोगे, लिखोगे क्वथनांक से कम ताप पर, ऐसे लिखो, द्रव का, द्रव का क्वथनांक, द्रव का क्वथनांक से कम, क्वथनांक से कम ताप पर, क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प, क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प, वाष्प या गैस, वाष्प या गैस में बदलना, बदलना क्या कहलाता है मेरे भाई, वाष्पन कहलाता है। लिखोगे द्रव का क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प या गैस के रूप में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। मैं समझाता हूँ, आपको पता होगा कि जल कितने डिग्री पे उबल जाती है, 100 डिग्री पे, है ना, 100 डिग्री पे उबलती है। तो आप बताओ कि जल का क्वथनांक मेरे भाई कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन आप एक बात हमें बताओ कि अगर आपने कभी देखा होगा, अगर आपने घर में या कहीं पे, आपने अगर मान लिया थाली खाना खाया, थाली धो के आपने रख दिया, थाली धो के किया आपने रख दिया, लेकिन अब जब आप 1 घंटे या 2 घंटे बाद जाते हो, तो आप क्या देखते हो मेरे भाई, ये क्या होती है, सूखी हुई रहती है। तो सूखी हुई रहती है, तो
कैसे सूख गई? कैसे सूख गई, है ना? क्योंकि आपने इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान तो नहीं दिया। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का 100 डिग्री सेंटीग्रेड का आपने तापमान तो इसे नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये पानी कहाँ गायब हो गया? आपको तो पता है, अगर पानी मतलब द्रव है, द्रव जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो वो जाके वाष्प बन जाती है कि नहीं? लेकिन ये कैसे गर्म हो गई? ये जिस तरीके से, सॉरी, ये जिस तरीके से ये पानी गायब हुआ है, ये पानी वाष्प बन के उड़ी है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं, ठीक है? क्वथनांक से नीचे ताप पर, क्वथनांक से नीचे के ताप पर द्रव का वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है मेरे भाई? क्वथनांक कहलाता है, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली वे में समझ में आ रहे होंगे, ठीक है? वाष्पन क्या होते हैं मेरे भाई? क्वथनांक से नीचे के ताप पर, क्वथनांक से नीचे के ताप पर द्रव का गैस के रूप में परिवर्तित हो जाना या वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है, ठीक है? ये पॉइंट आपको याद रहेंगे। आपको पता है आपके कपड़े जो सूखते हैं वाष्पन के ही कारण सूखते हैं। आपका भींगा हुआ कपड़ा आप जैसे ही रख देते हो, आप धूप में रख देते हो, है ना? आप क्या करते हो? धूप में या कहीं भी रख देते हो तो क्या होता है? धीरे 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 क्या होती है? सूख जाती है। धीरे धीरे क्या होती है मेरे भाई? धीरे धीरे वो क्या होती है मेरे भाई? सूख जाती है। तो आप खुद बताओ वो कैसे सूख जाती है? आपने तो इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान तो नहीं दिया था ना, तो फिर भी ये कैसे सूख गई? आप बताओ, ये फिर कैसे सूख गई? तो मैं आपको बता दूं, ये जो है ना, कि ये वाष्पन की प्रक्रिया के द्वारा सूख गई, ठीक है? क्वथनांक से नीचे के ताप पर धीरे धीरे जो है इसका जो पानी है धीरे धीरे क्या हुआ? वाष्प में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला गया और अपना कपड़ा जो है क्या हुआ? सूख गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे। वाष्पन और क्वथन में अंतर कहेगा तो आप ऐसे ही लिख दोगे, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारण, ठीक है? वाष्पन जो होती है, वाष्पन आपने वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण या वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारण एक ही बात है। मैं आपको एक बात बताता हूँ मेरे भाई, एक बात आप हमें बताओ कि आप बताओ वाष्पन, अभी आपको मैंने बताया आपको कि आपने जो है अपना कपड़ा धो के रख देते हो तो क्या होता है? धीरे धीरे क्या होती है? वो सूख जाती है, ठीक है? तो आप बताओ, कभी कभी आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में जल्दी कपड़ा सूख जाती है, ठंडी के दिनों में कपड़े लेट से सूखते हैं, है कि नहीं है? ये सब आपने देखा होगा ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। तो ये जो वाष्पन की क्रिया होती है, ये किस वजह से प्रभावित होती है ना? तो पहला रखोगे सतही क्षेत्रफल। क्या होगा? सतही क्षेत्रफल, है ना? सतही क्षेत्रफल में प्रभावित करने वाले का पहला कारण क्या है? सतही क्षेत्रफल। दूसरा कारण है तापमान। तीसरा कारण है आर्द्रता। चौथा कारण है वायु की गति, ठीक है? चार मेन कारण होते हैं, ठीक है? अब देखो सतही क्षेत्रफल के बारे में बताता हूँ। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पन की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पन की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। मतलब अब मैं यहाँ पे एक बात है आपको समझाता हूँ। एक बात बताओ आप हमें, अगर आपने कभी कपड़ा धोया होगा, कोई भी कपड़ा, आपने अपना बनियान, कुछ भी कपड़ा, शर्ट, जो भी आपने धोया, अगर गलती से आपने उसे क्या हुआ? लपेटा हुआ ही छोड़ दिया, मतलब बिना फैलाए हुए ऐसे ही छोड़ दिया, तो आप क्या देखोगे? वो सूखता नहीं है। लेकिन उसी सेम कपड़े को अगर आप क्या करते हो? टांग देते हो, है ना? क्या करते हो? टांग देते हो, तो क्या हो जाता है? वो कपड़ा सूख जाता है कि नहीं? वो जल्दी सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? क्योंकि आपने अगर लपेट कर, मतलब ऐसे ही बंद, मतलब मोड़ा हुआ कपड़ा था, पानी में धोया था, ऐसे ही गाड़ के आपने ऐसे ही छोड़ दिया, है ना? तो इसका क्षेत्रफल मतलब होता है कि आपको लंबाई और चौड़ाई, है ना? ऐसे समझो, लंबाई और चौड़ाई, ये जो है ना, ये जो है इसे क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। ये अगर यही टी शर्ट आपने मोड़ के ऐसे करके रख दिया तो ये छोटा सा जगह में है, और ये जैसे आपने इसे फैला दिया तो ये बड़ी सी क्षेत्रफल में आ गई कि नहीं आ गई? बड़ी सी क्षेत्रफल में आ गई ना। आपने क्या किया? इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो क्या हो गया? मेरा टी शर्ट जो है जल्दी सूख गया। तो कह सकते हो आप, क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पन की दर क्या होती है मेरे दोस्त? बढ़ जाती है, ठीक है? कोई दिक्कत? अब देखिए, है दूसरा है तापमान बढ़ाने पर। देखो, तापमान बढ़ने पर, है ना, वाष्पन की दर क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है? अब मैं इसे एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है? अब बताओ, अगर आप यही कपड़ा, यही जो टी शर्ट है आपका, आप क्या करोगे? ठंडी के दिन में आपने धोया, ठंडी के दिन में आपने सूखने दे दिया, और वही आपने गर्मी के दिन में, जैसे जिस दिन सूरज आती है अपनी, गर्मी के दिन में आपने दिया, तो आप क्या जानते हो कि कपड़े जो है, ये टी शर्ट या कोई भी कपड़ा जो है, ठंडी के दिन में लेट से सूखती है और गर्मी के दिनों में क्या होती है? जल्दी सूख जाती है, ठीक है? आप बताओ कि आपने तापमान, सूर्य बहुत तेज है, इसका मतलब मेरा क्या है? तापमान अधिक है, तो तापमान अधिक है तो वाष्पन की दर भी मेरी क्या होगी? अधिक होगी, ठीक है? वाष्पन तो आपने समझ चुका है ना। क्वथनांक से नीचे के ताप पर द्रव का वाष्प बनकर धीरे धीरे क्या जाना? वायुमंडल में चले जाना क्या कहलाता है मेरे दोस्त? वाष्पन कहलाता है, ठीक है? कोई दिक्कत? मैं उम्मीद करता हूं मेरी बातों को समझ रहे होंगे आप, ठीक है? तीसरा पॉइंट है आर्द्रता। आर्द्रता मतलब होता है ऐसा मौसम, ऐसा जलवायु जहां पे क्या हो? जल वाष्प की मात्रा उपस्थित हो, ठीक है? आप इसे ठंडी से आप सोच सकते हो। आप बताओ, ठंड के समय में क्या रहते हैं? वायुमंडल जो होता है, पूरा वातावरण जो होता है, वो क्या होता है? ठंड रहता है। उसमें क्या रहती है?
जल की मात्रा रहती है, ठीक है? जल की क्या रहती है मेरे दोस्त? मात्रा रहती है। इसीलिए कपड़ा क्या होता है? लेट से सूखता है ना। तो आप बताओ, आर्द्रता बढ़ने पर क्या होगा? वाष्पन की दर मेरे दोस्त क्या हो जाएगी? घट जाएगी। आर्द्रता बढ़ेगा तो वाष्पन की दर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और आर्द्रता घटेगा, आर्द्रता घटने का मतलब कि वायुमंडल में वातावरण में जल जल की मात्रा कम हो जाना। तो क्या होगी? वाष्पन की दर मेरा क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है? उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है? अगला मेरा चौथा पॉइंट है वायु की गति। अगर वायु की गति तेज होगी, वायु की गति तेज होगी तो वाष्पन का दर क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है? आप खुद बताओ, अगर मान लिया जाए, अगर मौसम पूरा हवा नहीं चल रहा, आप बताओ हवा तो नहीं चल रहा है, आपने कपड़े दे दिए हैं सूखने के लिए, आपने कभी कपड़ा खींच के सूख मतलब धो के आपने कपड़ा सूखने के लिए दे दिया, ठीक है? मौसम नॉर्मल सा है, कुछ हवा ववा नहीं चल रही है, ठीक है? लेकिन अगर आप कहीं पे हवा बहुत तेज चल रही है, हवा बहुत तेज चल रही है, तो आप देखोगे क्या, कपड़े जो है हमारे जल्दी सूख रहे हैं, है ना? इसका मतलब ये वायु की गति भी जो है क्या करती है? वाष्पन की दर को क्या करते हैं मेरे दोस्त? प्रभावित करते हैं। ठीक है? आपको इससे रिलेटेड अब जो भी बातें आएंगे, ये कपड़े लपेटे हुए कपड़ा बिना लपेटे हुए कपड़े की तुलना में जल्दी क्यों सूख जाता है, आप इसे डिटेल में लिख सकते हो। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने पर कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ऐसा करके आप लिख सकते हो। ठीक है? मैं आज आपका ये क्या है, कॉन्सेप्ट का आखिरी क्लास है। इसके बाद जो एक क्लास आएंगे उसमें बड़े बड़े जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सब कुछ मैं आपको करवाऊंगा। आप उस क्वेश्चन को खुद कर लोगे। ठीक है? जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बस उसी के आधार पर। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है वाष्पन से शीतलता। अब वाष्पन से क्या होता है? शीतलता होती है, मतलब ठंडा महसूस होता है। ठीक है? अब देखो यहाँ पे लिखा है, हमने एक लिखा है ऊर्जा का अवशोषण। ऊर्जा का जैसे अवशोषण होगा तो क्या होगा? शीतलता होता है। ऊर्जा का अवशोषण होगा तो क्या होगा? शीतलता में मतलब ऊर्जा का अवशोषण मतलब ऊर्जा को खींच लेना, अपनी ओर खींच लेना। जैसे ऊर्जा का अवशोषण हो जाएगा तो हमें शीतलता महसूस होती है, हमें ठंडा महसूस होती है। ठीक है? पहला देखो लिखा है पसीना सोखकर वाष्पीकरण में मदद करता है। वाष्पीकरण में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है? अब बताओ, आप कहीं खेल कर आए हो तो आपका कपड़ा क्या होता है? भीग जाता है, पसीने से भीग जाता है कि नहीं भीग जाता? पसीने पसीने से क्या होता है मेरे दोस्त? भीग जाता है। ठीक है? पसीने से भीग जाता है। ठीक है? और अगर मान लिया ये कपड़ा जो है सूती वस्त्र है, क्या है? सूती कपड़ा है। सूती कपड़ा क्या करता है? सूती वस्त्र क्या करता है? पसीने को क्या करता है? सोख लेता है। पसीने को क्या करता है? सोख लेता है। ठीक है? पसीनों को सोख लेता है। तो आप बताओ, मेरा टी शर्ट तो भींगा हुआ है, मेरा शर्ट या टी शर्ट जो भी है वो तो मेरा भींगा हुआ है, लेकिन ये भींगा हुआ शर्ट जो है ये क्या करता है? हमारे शरीर से क्या करता है? हमारे शरीर से उष्मा लेकर क्या करता है? ये भींगा हुआ शर्ट जो है, भींगा हुआ कपड़ा जो है, हमारे शरीर से उष्मा प्राप्त करके धीरे-धीरे ये पानी जो है, ये जो भीग पसीना जो है धीरे-धीरे क्या होता है? वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर ऊपर चले जाता है और हमारे शरीर का तापमान कम हो जाता है, जिससे हमें क्या महसूस होती है? ठंडी महसूस होती है। आपको मैंने बता दिया, आप इसे फिर से वीडियो में सुनना, फिर से देखना, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है? अब देखो यहाँ पे लिखा है घड़ा। घड़ा का पानी ठंडा होता है, आपको पता होगा। लिखा है छिद्रों से वाष्पीकरण पानी पानी ठंडा रहता है। ठीक है? अब मैं बताता हूँ, ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, इसमें क्या होता है? छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है? आपने देखा होगा, अगर पानी इसमें डाल के रखते हो ना तो क्या होता है? पानी बाहर आ जाते हैं, है कि नहीं? मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है? अब इसका मिट्टी के बर्तन का पानी क्या होता है मेरे दोस्त? ठंडा होता है। तो ठंडा क्यों होता है वो मैं बताता हूँ। ठीक है? अब मैं बताता हूँ कि मिट्टी के बर्तन में पानी रखने से पानी की बूंद क्या होती है? बाहर आ जाती है। पानी की बूंद क्या होती है? धीरे धीरे अब कहाँ आ जाती है? बाहर आ जाती है। पानी की बूंद धीरे धीरे बाहर आ जाती है। और ये बूंद क्या करती है? देखो, पानी से पानी से पानी से उष्मा लेकर धीरे धीरे वाष्प के रूप में कहाँ चली जाती है? वायुमंडल में चली जाती है। और और ये मिट्टी के बर्तन के अंदर का तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसीलिए मिट्टी के बर्तन का पानी क्या हो जाता है मेरे दोस्त? ठंडा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे मेरे भाई। बिना आप इसे सुने आप नहीं लिख पाओगे, इसीलिए प्लीज आप इसे ध्यान से सुनना। ठीक है? अगला ये है, आप बताओ, अगर आप मान लिया जाए किसी छत है, कोई छत है, अगर छत के ऊपर पानी डालते हो या कोई मतलब आप क्या करते हो? पानी डालते हो, है ना? इससे क्या होता है मेरे दोस्त? घर का तापमान क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है? आप बताओ घर, ये जो है हमने ठंडा पानी डाल रहा हूँ, मैं ठंडा पानी डाल रहा हूँ, ये ठंडा पानी जो है छत पे गिर रहा है। आप बताओ, ये जो घर है इसमें तो कुछ ना कुछ तो गर्मी है, उष्मा है ना? तो ये पानी क्या करती है? अंदर वाली उष्मा लेकर धीरे धीरे वाष्प के रूप में कहाँ चली जाती है? ऊपर चली जाती है। वाष्प के रूप में ऊपर चले जाए, जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है इसके ऊपर, सूर्य का प्रकाश, आप बताओ पानी गिर रही है, इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश तो आ रहा है। गर्मी के दिनों में अगर मान लिया जाए आप छत पे क्या करते हो? गर्मी के दिनों में आप छत पर क्या करते हो मेरे दोस्त? ऐसे ही पानी की टंकी को टोटी को ऑन कर देते हो। ठीक है? तो क्या होता है? सूर्य का प्रकाश जैसे ही इस पानी पे पड़ता है ना? तो ये क्या होता है? धीरे धीरे वाष्प बन के ऊपर उड़ने लगती है। और घर के अंदर के तापमान जो होते हैं उससे वो जो है, घर के अंदर का जो तापमान होता है, घर के अंदर का जो तापमान होता है, पानी उसे क्या करती है? लेकर, और ये सूर्य के प्रकाश की जो
सूर्य का जो है उष्मा लेकर ये धीरे धीरे वाष्प बनकर क्या होती है, वायुमंडल में उड़ जाती है और घर के अंदर का तापमान क्या हो जाता है मेरे दोस्त, कम हो जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है गुप्त उष्मा के कारण सतह ठंडी होती है। ठीक है, देखो ये पॉइंट जो मैं समझा रहा हूँ ये तो शॉर्ट शॉर्ट करके लिखा है हमने ताकि आपको याद करने में आसान रहेंगे इसीलिए। ठीक है, अगला लिखा है हथेली से ऊर्जा सोखते हैं, ठंडक महसूस होती है। ठीक है, आपने आपको मैं बता दूं कि अगर हाथ पे एक बूंद पानी है, हाथ पे क्या है, एक बूंद मेरे दोस्त पानी है। ठीक है, तो ये पानी क्या होता है, हमारे हथेली से उष्मा लेकर हमारे हथेली से उष्मा लेकर उष्मा प्राप्त करके धीरे धीरे वाष्प के रूप में कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है और हमें क्या होता है, ठंडक महसूस होता है क्योंकि ये आसपास का क्या किया है, उष्मा ले लिया है, उष्मा क्या क्या लिया है, अवशोषित कर लिया है और ये क्या हुआ है, पानी जो है धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो गई है। ठीक है, ये जो हमने बताया आपको, मैं उम्मीद करता हूं क्लियरली आपको सब कुछ समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, ऐसा कोई भी पॉइंट्स नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आए आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं उसे फिर से रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अगला है मापन और सारांश। मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखा हूं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो है हमने आपको पहले बता दिया, केल्विन और डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 ऐसे लिखो। ठीक है, पूरा रहेगा। देखो घनत्व के बारे में हमने पहले बताया था, प्रति 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 एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक, और सॉरी यार एक मिनट मेरे दोस्त, प्रति एकांक प्रति एकांक, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट रुकिए मेरे दोस्त। ठीक है, प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान, द्रव्यमान को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब बताओ मैं इसका एक बार मात्रक आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब बताओ इसको किस में द्रव्यमान को किस में मापते हो, केजी में मापते हो, है कि नहीं, और आयतन को किस में मापते हो, मीटर क्यूब। ठीक है, तो घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे कुछ हमने क्या किया, कुछ मात्रक लिखा है। तापमान का मात्रक क्या ऐसा होता है, केल्विन, जिसे आप के से दिखाते हो। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी। ठीक है, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल, पास्कल जिसे हम पीए से दिखाते हैं, और आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ और पॉइंट जानते हैं, घनत्व के बारे में हमने आपको बता दिया, इसका यूनिट यहाँ पे लिख दिया हमने, केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, दाब, दाब क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। मैंने कल भी बताया था, फिर से लिख दे देता हूँ, प्रति प्रति एकांक एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। ठीक है, तो दाब बराबर क्या हो जाएगा, बल, बल बट्टा क्षेत्रफल। इसका मात्रक जान लेते हैं। ऊपर बल, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दाब का क्या हो जाएगा, मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन याद रखेंगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसके बराबर होते हैं, पास्कल के बराबर होते हैं। मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसके बराबर होते हैं, पास्कल के बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वैल्यू, एक एटीएम एक एटीएम जो होता है 1.10 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। 1 एटीएम मतलब होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ये जो वायुमंडल है अपने वातावरण में, वायुमंडल जो है ना, वायुमंडल क्या करता है, वायुमंडल क्या करता है, अपने शब्द के ऊपर क्या करता है, वायुमंडल क्या करता है, अपने शब्द के ऊपर क्या करता है, एक क्या करता है, एक दाब लगाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडल के द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडल हमेशा कितना दाब लगाता है, 1 एटीएम का दाब लगाता है, जो किसके बराबर होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, तापमान जो अभी आपने पढ़ा, एक फॉर्मूला तो आपने ये पढ़ा, लेकिन आपको ये भी पढ़ना है, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, सी बट्टा डिग्री सेंटीग्रेड बट्टा 5 बराबर एफ माइनस 32 डिग्री बट्टा एफ माइनस बत्तीस, एफ माइनस बत्तीस बट्टा 9। ये जो है डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट, एफ मतलब फारेनहाइट, तापमान का एक मात्रक देखो केल्विन होता है, एक डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एक फारेनहाइट होता है। ठीक है, तो सी मतलब सेंटीग्रेड, सी मतलब सेल्सियस, सॉरी सेल्सियस बट्टा 5 बराबर एफ मतलब फारेनहाइट माइनस 32/9, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला से आप क्या करोगे, तापमान आप इजीली से निकाल पाओगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप यहां तक मेरे दोस्त इजीली समझ पा रहे होंगे। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ठीक है, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने पदार्थ की मुख्य 3 अवस्था बताई थी, कौन कौन सी, एक था मेरे दोस्त ठोस, एक था मेरे दोस्त ठोस, एक क्या था, द्रव, और एक क्या था मेरे भाई, गैस। गैस, लेकिन याद रखेंगे 2 अवस्था और होती है। ठीक है, 2 अवस्था और होती है ना,
कौन कौन सी अवस्था होती है? एक होती है प्लाज्मा अवस्था, एक होता है बोस आइंस्टीन संघनन, है ना, बीईसी बोलते हैं उसे, ठीक है। लिखा है ये जो है ना, ये गैस फॉर्मेट में रहते हैं, आयनीकृत गैस है ये क्या है? आयनीकृत गैस है। इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं जानना है, ये क्या है? आयनीकृत गैस है मेरे, ठीक है। आप बताओ, एग्जाम्पल याद रखेंगे। प्लाज्मा जो है किसमें पाया जाता है? सूर्य और तारे, सूर्य और तारे में जो प्रकाश होता है किसके कारण होता है? प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं, बोस आइंस्टीन कंस्टेंट के बारे में। अत्यंत कम घनत्व वाली गैस को परम शून्य तापमान, मतलब बहुत शून्य तापमान पर, गैस को परम शून्य तापमान पर ठंडा करने से बनता है। ये क्या होता है? बहुत ठंडा करने पर ये बनती है, ठीक है। ये जो है गैस को बहुत अत्यधिक ठंडा करने पर बनती है, और ये जो है गैस को बहुत अधिक गर्म करने के बाद ये बनती है ना, प्लाज्मा अवस्था बनती है, ठीक है। ठीक है, इसे किसने दिया था? वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं आप यहां तक समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे। आज से अब हम यहां तक, आपकी चैप्टर हो गई कंप्लीट, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपको कोई थोड़ी बहुत सी प्रॉब्लम होगी या थोड़ा बहुत कुछ कॉन्सेप्ट आपको लग रहा होगा मिस हो गई होगी, तो मैं वो क्वेश्चंस के मार्फत मैं वो आपको सारा कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखो मेरा पहला क्वेश्चन है, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। कौन सा? गैसों में विसरण का एक उदाहरण है, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है, इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। आप बताओ, पहला ही देखो, इत्र के सुगंध का हवा में फैलना गैसों में विसरण के ही कारण होता है। मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, अगर आप इत्र लगाते हो तो इत्र में से जो सेंट निकलता है, तो आसपास में क्या है? वातावरण है, वातावरण में मिल जाती है ना। ये जो सेंट है, ये जो गैस है, सेंट की जो गैस है, इत्र की जो गैस है, वो वायुमंडल मतलब हवा में मिल जाती है, मतलब मिलने का मतलब विस्तृत हो जाती है, जिसके कारण हम क्या होते हैं उसे, मतलब सेंट का सुगंध हमारी नाक तक पहुंच पाता है। इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे चल, अगला क्वेश्चन है, दो विभिन्न पदार्थों के कण का स्वतः मिलना क्या कहता है? स्वतः मिलना का क्या कहलाता है? आप बताओ। मैंने कल बताया था आपको, किससे क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं उसे। अगला चलते हैं, अगला मेरा है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है? अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है, ठोस में, द्रव में, गैस में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आप बताओ किसमें ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा मेरे? इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, है ना। सी, गैस में क्या होते हैं? ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है, लेकिन सबसे अधिक होती है प्लाज्मा में, याद रखेंगे आप, ठीक है। लेकिन आपके जो यहाँ सिलेबस के हिसाब से आप क्या लगाओगे? सी आंसर लगा दो इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अब हम अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? गैस का आयतन मेरे दोस्त बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है, याद रहेगा। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो आपको पता होगा 373.15 या 373 केल्विन, मैं आपको बताया था। और क्या होता है, और जो है क्या नाम है इसका, चलो आगे क्वेश्चन में बता दूंगा आपको, ठीक है। अगला है, बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और जल का क्वथनांक, आ गई, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आगे देखते हैं, बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन, बर्फ का गलनांक 273 केल्विन। और पानी का पानी का नहीं बताना आपको, पानी का क्वथनांक आपको बताना है, जो कितने होते हैं केल्विन में पूछे आपको, आपसे तो क्या कहोगे? 373 केल्विन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरने लगता है, क्यों? ठीक है, तो ये हमने नहीं बताया था, तो आपको यहाँ क्वेश्चन के मार्फत से मैं आपको समझा देता हूँ। लिखा है, यह जल से भारी होता है। लिखा है यहाँ पे, बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, ठीक है। और लिखा है, बर्फ जल से हल्का होता है, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आप लोग याद रखोगे, बर्फ बर्फ जल से हल्का होता है। बर्फ किससे हल्का होता है? जल से हल्का होता है। एक पॉइंट साथ साथ आप ये भी याद रखोगे कि जो है क्या नाम है इसका, बर्फ का घनत्व जो होता है, बर्फ का घनत्व जो होता है, बर्फ बर्फ का जो है घनत्व, बर्फ का घनत्व जो होता है वो क्या होता है? पानी से कम होता है। पानी के घनत्व से क्या होता है? कम होता है ना, इसीलिए तैरने लगता है, ये पॉइंट भी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा? बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, तो ये नहीं हो सकता, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं, अभी हमने आपको बताया। प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, ऐसे कही या ऐसे परिभाषा के, तो आप क्या लगाओगे? घनत्व भी लगाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? गैस से द्रव बन जाना, गैस से द्रव बन जाना क्या कहलाता है? गैस से द्रव बन जाना संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। मैं आपको पीछे बता चुका हूँ मेरे भाई। हम अगली क्वेश्चन में चलते हैं, ठोस से गैस में परिवर्तित, ठोस से सीधे गैस बन जाना, ठोस से सीधा क्या बन जाना? गैस बन जाना, क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठीक है। हम अगली क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है, द्रव से वाष्प में, द्रव से वाष्प में क्या कहलाता है? द्रव से वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? वाष्पन कहलाता है। सब कुछ मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, पॉज करके पहले आप आंसर सोचोगे, उसके बाद मेरा आंसर आप देखोगे, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में किसके कारण गर्मियों में घड़े का
जल ठंडा हो जाता है तो वाष्पीकरण में क्या रहा, मैं आपको बताया था, जल वाष्प के रूप में बाहर चले जाते हैं, मतलब वो घड़े का अंदर से क्या करते हैं, उष्मा लेकर वाष्प के रूप में पानी ऊपर उड़ जाते हैं, है ना, और घड़ा का पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो वाष्पीकरण के कारण इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, ताप कैसे मात्रा क्या होता है, ताप कैसे मात्रा मेरे दोस्त केल्विन होता है, ताप कैसे मात्रा क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त उष्मा का मात्रक क्या होता है, हाँ, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी, है ना, क्या होता है, किलो जूल पर केजी, गुप्त उष्मा का मात्रक क्या होता है, किलो जूल पर केजी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, एक कैलोरी किसके बराबर होता है, तो याद रखेंगे 4.18 जूल के बराबर होता है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आगे आपको काम आएंगे, ठीक है। चलो इस तरीके से आपका चैप्टर क्या होता है, खत्म। तो धन्यवाद, थैंक यू हमारे वॉरियर, ठीक है, सिलेक्शन टॉपर्स पे आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अगर आपको सही लग रहे हैं कंटेंट, आपको सही लग रहा है, आपको लग रहा है कि सही में काम हो रहे हैं, कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि आप सिलेक्शन टॉपर्स के साथ जुड़कर अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हो लेकर, ठीक है। मैं आपको 2 क्लास में हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर 1 जो है मैं उसे पूरा कंप्लीट कर चुका हूं, जितने भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट थे मैंने सब कुछ बता दिया, जितने भी ऑब्जेक्टिव थे वो सब कुछ हमने बता दिया। एक कल की क्लास जो आएगी अपनी, मतलब अगली क्लास जो अपनी आएगी, है ना, उस क्लास में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको एक बार करवा दूंगा, ताकि अपने एग्जाम में किसी तरीके से परेशान ना हो, है ना, ताकि आप सब क्वेश्चन का आंसर इजिली और आसानी वे में कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने नोट्स बनाएंगे, खुद के नोट्स आपके पास मेरे भाई होने चाहिए, आपके अपने नोट्स होने चाहिए, उसके बाद आप मेरा जो नोट्स है मैं वो आपको दे दूंगा, आप उससे रिवीजन करोगे तो आपके लिए क्या होगा, वो आसानी होगा, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती है या कैसी लगती है, वो आप हमें क्या करेंगे, जरूर बताएंगे, ठीक है। अपना फीडबैक आप हमें जरूर देंगे, इससे मैं आप खुद को क्या करूंगा और इंप्रूव करूंगा, जो आपको कमी लगेगी मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा, कहीं पर भी कोई भी आपको डाउट आए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है। थैंक यू, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, मिलते हैं किसी हम अगले क्लास में, बाय बाय।